मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइट जीएस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज फिर उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस है सारनाथ, वैशाली, पावापुरी या कौशाम्बी। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इनके पिता सुधोधन जो सात्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता माया देवी जो कोलिय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण कहा गया है। उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अंत में गौतम बुद्ध की मृत्यु पावापुरी में हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगर बात करें वैशाली की, तो विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र वैशाली ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 334 या अनुच्छेद 348। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 343, यानी भारत की राजकीय भाषा हिंदी होगी। इसका वर्णन अनुच्छेद 343 में किया गया है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 345 की, तो 345 में यह कहा गया है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक या एक से अधिक भाषाओं को अपने कार्यालयों में अपनाने का अधिकार दिया गया है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 348 की, तो इसमें यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई जो है अंग्रेजी में ही होगी। यदि आपको कोई याचिका भी डालनी हो सर्वोच्च न्यायालय में, तो आपको अंग्रेजी में ही लिखित देना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शंस है शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, मकान का अधिकार या सूचना का अधिकार। थोड़ा सा प्रश्न को समझना पड़ेगा। सवाल कह रहा है कि वो कौन सा मानव अधिकार जो मौलिक अधिकार भी है, तो इसका सही जवाब होगा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार भी दिया गया है, मौलिक अधिकार भी दिया गया है क्योंकि शिक्षा में जो है मुफ्त में मिलती है। जैसे आप भी देखते हैं, जो भी बच्चे प्राइमरी से लेकर 12 तक की जो पढ़ाई करते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है। 12 तक नहीं बल्कि क्लास 8 तक जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। यदि बात की जाए सूचना का अधिकार, जिसको RTI बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि सूचना का अधिकार की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो 2005 में यह राजस्थान से प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम एवं शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डलहौजी।
तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिटन। पहले जानते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था क्या। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट देसी भाषाओं पर जो पत्रिका निकलती थी, जो समाचार पत्र निकलते थे, उस पर प्रतिबंध लगाना था। उस समय अंग्रेजों को देसी भाषाएं जो थी, जैसे मराठी, उड़िया, बंगाली, संस्कृत, ये सब समझ में नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम लगाया, ताकि जो भी पत्रिका और अखबार है वो देसी भाषा में ना निकले और उनके माध्यम से लोग जागरूक ना हो सके। यदि बात की जाए लॉर्ड हार्डिंग की, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय ही भारत की राजधानी कलकत्ता से 1912 में दिल्ली हस्तांतरित हो गई थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसे 1911 में निरस्त किया गया था। लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो के काल में ही भारत की प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में ही कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। यदि बात लॉर्ड डलहौजी की जाए, तो डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। इसी के शासनकाल में ट्रेन चली थी। इसके अलावा डाक व्यवस्था भी डलहौजी ने ही शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिकतम अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का या 5 महीने का। तो आपका सही जवाब होगा 6 महीने का। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि संसद का सत्र यदि बंद होता है और दूसरा सत्र जब खुलने वाला है तो उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो वो भी आंसर होगा 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, देश में सबसे पहले टीबी मुक्त, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, घोषित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो आपका ऑप्शन है पुदुचेरी, दिल्ली, लद्दाख या लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। ऑप्शन है प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र। तो सबसे पहले जानते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो देश में जितने भी एक साल के अंदर पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तृतीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि तृतीय क्षेत्र में ही सभी तरह की सेवाएं आती है, चाहे वो व्यापार संबंधित हो, परिवहन से संबंधित हो, संचार से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या बीमा से संबंधित हो। ये सभी जो चीजें हैं ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अगर प्रथम क्षेत्र की बात की जाए तो प्रथम क्षेत्र में कृषि से संबंधित, वानिकी अर्थात वन से संबंधित, पशुपालन से संबंधित ये सभी चीजें आती हैं। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 7, 5, 10 या 15। तो इसका सही जवाब होगा 10। अगर एक सहकारी समिति बनानी हो तो उसके लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की होनी अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है। ऑप्शन है द्वितीय संशोधन, 7वां संशोधन, 5वां संशोधन या तृतीय संशोधन। तो इसका सही जवाब होगा 7वां संशोधन। 7वां संशोधन ये कहा गया कि एक कोई व्यक्ति हो वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल ये
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की राज्यपाल हैं। यह संशोधन 1956 में हुआ था। यदि बात करें द्वितीय संशोधन की तो यह 1952 में हुआ था। इसमें यह कहा गया कि जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधियों की संख्या को पुनर्व्यवस्थित किया गया। यदि बात करें पांचवें संशोधन की तो पंचम संशोधन जो है 1955 हुआ था और इसमें अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया था। यदि बात की जाए तृतीय संशोधन की तो यह 1954 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाली गर्म धूल पवन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं मिस्ट्रल, सिरोको, फॉन या चिनूक। तो इसका सही जवाब होगा मिस्ट्रल। आइए जानते हैं मिस्ट्रल पवनें क्या होती है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिरोको। सिरोको जो है वह गर्म एवं धूल भरी हवाएं होती है। यह सिरोको जो है वह सहारा मरुस्थल में इटली से प्रभावित होने वाली बालू के कणों से युक्त होती है तथा जब यह सागर से नमी धारण करके इटली में वर्षा कराती है तो इन बालू के कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त की वर्षा भी कहा जाता है और जब यह इटली से गुजरती है तो इसे इटली में सिरोको कहा जाता है। यह जो वर्षा होती है वह अंगूर की खेती के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर बात करें मिस्ट्रल हवा की तो मिस्ट्रल हवा जो है वह एक ठंडी हवा होती है। यदि बात की जाए चिनूक हवा की तो चिनूक हवा जो है वह पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा होती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यदि बात की जाए फान हवा की तो फान हवा जो है ये भी गर्म और शुष्क हवा है। यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली हवा है और इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है वह स्विट्जरलैंड में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है किस कानून के अंतर्गत विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी में होगी? ऑप्शंस हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350। तो हम लोग पिछले प्रश्नों में ही बात कर चुके हैं। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 348, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जितनी भी कार्यवाही है वह केवल और केवल अंग्रेजी में ही होगी। ये आर्टिकल 348 कहता है। यदि बात की जाए आर्टिकल 145 की तो 145 में यह कहा गया है कि न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। यदि आर्टिकल 250 की बात की जाए तो इसमें यह कहा गया है यदि देश में आपातकाल की घोषणा होती है तो राज्य सूची के सभी विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 19 एवं 20, अनुच्छेद 21 एवं 22, अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 20 एवं 21। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 20 एवं 21। अब सवाल ये है कि आखिर अनुच्छेद 20 एवं 21 ये निलंबित क्यों नहीं किए जाएंगे? तो जवाब होगा कि अनुच्छेद 20 जो है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें प्रदान करता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपराधी तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसका अपराध सिद्ध ना हो, या किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता, अर्थात दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए कोई सजा दे दी गई है, लेकिन कुछ समय बाद उसी अपराध के लिए
कोई और सजा का प्रावधान किया गया है, कोई नया कानून बनाया गया है, तो उस व्यक्ति को दोनों सजा नहीं भुगतनी होगी। क्यों? क्योंकि वह उस अपराध के लिए पहले सजा भुगत रहा है। यदि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर बात की जाए आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, या किसी व्यक्ति को मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, अपने जीवन को रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी दिया गया है। किसी व्यक्ति को आश्रय पाने का अधिकार दिया गया है, स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, या निःशुल्क कानूनी सहायता का भी अधिकार दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह किसी अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है, तो वह व्यक्ति अपने लिए निःशुल्क वकील सरकारी भी रख सकता है, क्योंकि उसे यह अधिकार दिया गया है। इसके अलावा 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। विदेश जाने का अधिकार ये भी आर्टिकल 21 में ही आता है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध का अधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी दिया गया है। सूचना का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही आता है। इसके अलावा सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध भी अधिकार आर्टिकल 21 में ही आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 20 और 21। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है दरभंगा, कटिहार, बेगूसराय या भागलपुर। तो इसका सही जवाब होगा भागलपुर। भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभयारण्य यह बिहार के भागलपुर में, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, सिंधु या सरस्वती। तो इसका सही जवाब होगा सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगर आपसे सवाल करता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो आपका जवाब होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का भी ऋग्वेदिक काल में का सर्वाधिक महत्व था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शंस हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण या विष्णु पुराण। तो इसका सही जवाब होगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्याधर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। यदि राजस्थान की झीलों की बात की जाए तो राजस्थान में सांभर झील, पुष्कर झील, फतह सागर झील, पिछोला झील, नक्की झील इत्यादि स्थित है। यदि तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में सोलावरम झील, वीरनम झील और एक फेमस कोडाईकनाल झील स्थित है। यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में नैनीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, द्रोणताल झील, गिरिताल झील स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ऑप्शंस है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1893, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1909। इसका सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत में प्रांतों में
द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों से 1919 में किया गया था, जिसे ही भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। इसी अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया गया था। यदि बात की जाए भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वह भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ इसी अधिनियम पर आधारित है। जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन इत्यादि, ये सभी बातें भी भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई है। यदि भारत शासन अधिनियम 1893 की बात की जाए तो सबसे पहली बात, भारत शासन अधिनियम 1892 होता है, 93 नहीं होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो भारत शासन अधिनियम 1892 में क्या हुआ था, उसमें उसके अनुसार विधानमंडल के सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए थे। जैसे बजट में भारतीयों को भी अब बोलने का, अपना विचार पकड़ रखने का अधिकार दिया गया। अर्थात अब भारतीय भी बजट पर अपना विचार प्रकट कर सकते थे। यदि किसी विषय पर उन्हें प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं मिला था, केवल अपना विचार प्रकट करने का अधिकार उन्हें दिया गया था। यदि बात की जाए भारत शासन अधिनियम 1919 की, तो इसमें इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, जिसका मैं बात कर चुके हैं पहले। आगे बढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट शहर दिन के दौरान 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ऑप्शंस है कोलकाता, लखनऊ, लक्षद्वीप या बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में हेरात पर्व मनाया जाता है? ऑप्शंस है गुजरात, कर्नाटक, कश्मीर, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कोई जनहित याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? ऑप्शंस है केवल मराठी, केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी या अंग्रेजी और हिंदी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा केवल अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका दायर की जानी हो तो केवल अंग्रेजी में ही की जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही केवल और केवल अंग्रेजी में ही होती है। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अंत में यही कहना चाहूंगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है, जिस कारण इस वीडियो में कुछ अशुद्धियां और गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि दोबारा ऐसा नहीं हो। ओके, थैंक यू।